जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। ये टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोवर्स, नेता और अनुयायी। टू फाइट द ब्रिटिश, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर रिक्वायर्ड, है ना। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। फॉर दिस द रिबल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो इस नेतृत्व के लिए उन्होंने क्या किया, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसी लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले उनके नेता की भूमिका निभाते थे। One of the first acts of the sepoys of the Meerut, as we saw, was to rush to Delhi and appeal to the old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt. तो जैसा कि हमने देखा है ना, कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए थे उनमें से यह एक था कि वो फौरन दिल्ली गए और उन्होंने जो बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह थे उनसे विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की थी। दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप टुक इट्स टाइम इन कमिंग, है ना। और ये जो निवेदन थी, इस पर सहमति हासिल करने में थोड़ा वक्त भी लगा था। बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ द हॉरर एंड रिजेक्शन। तो बहादुर शाह ऑफ कोर्स वो इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए स्टार्टिंग में। इट वाज ओनली व्हेन सम सिपॉइज हैड मूव्ड इनटू द मुगल कोर्ट within the Red Fort in defiance of the normal court etiquette that the old emperor, realizing he had a very few options, agreed to be the nominal leader of the rebellion। तो हुआ क्या कि जब बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी जो है ना, नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवेलियन, सो ही नाम मात्र की नेता बनने की जिम्मेदारी भी वो तब स्वीकार करते हैं जब कुछ सिपाही जो है वो एटिकेट, जो शाही शिष्टाचार है, उसकी अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई अब कोई चारा नहीं बचा था। एल्सवेयर सिमिलर सीन्स वेयर इनेक्टेड दो ऑन ए माइनर स्केल। तो अन्य स्थानों पर कुछ छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के घटना हुए थे। इन कानपुर द सिपॉइज एंड द पीपल ऑफ द टाउन गैव नाना साहिब द सक्सेसर टू पेशवा बाजीराव टू नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर, है ना। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कानपुर में नाना साहिब। In Jhansi, the Rani was forced by the popular pressure around her to assume the leadership of the uprising। तो झांसी में, जैसा कि हम लोग सब जानते भी है ना, कि झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। So was कुंवर सिंह ए लोकल जमींदार इन आरा इन बिहार। तो आरा में, बिहार के आरा जिला में, आरा क्षेत्र में वहाँ के जो लोकल जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको भी लीडरशिप लेनी पड़ी। इन अवध वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वजीद अली शाह and annexation of the state were still very fresh in the memory of the people, the population in the Lucknow celebrated the fall of the British rule by hailing Barjees Kader, the young son of the Nawab, as their leader, है ना। तो जो अवध था, अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें अभी लोगों के जहन में ताज़ा ताज़ा ही थी। और लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे, उनका जो नवाब का बेटा था बिरजीज कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। सन ऑफ नवाब बिरजीज काद्र। सो नॉट एवरीवेयर वेयर द लीडर्स पॉपुलर ऑफ द कोर्ट, रानीज, राजाज, नवाब्स एंड तालुकदार। तो सभी जगहों पे जो नेता थे वो दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। Often the message of rebellion was carried by the ordinary men and women and in places by religious men too। तो अक्सर विद्रोह का जो संदेश था वो आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैलाया गया। From Meerut there were reports that a fakir had appeared riding on an elephant and that the sepoys were visiting him frequently, है ना। तो मेरठ में एक आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ एक हाथी पर सवार एक फ़कीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध देयर वेयर मेनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स हु प्रीच्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल।
तो लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलग जगा रहे थे। सो एल्सवेयर लोकल लीडर्स इमर्ज्ड अर्जिंग पीजेंट्स, जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। तो अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गांव परगना बरौत में शाहमल मोबिलाइज कर रहे थे गांव वालों को। गोन्नू ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिहभूम इन छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर सिहभूम में है ना, छोटा नागपुर का एरिया सिहभूम है, वहाँ गुन्नू नाम का एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे। ही बिकेम द रिबेल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। तो क्षेत्र के जो कोल ट्राइबल्स थे उसका जो लीडर बन गया वो गोनू। तो नेक्स्ट इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज, अफवाहें और भविष्यवाणियां। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। तो जो तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। एज वी शॉ the sepoys who had arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Shah about bullets coated with the fat of cows and pigs and the biting those bullets would corrupt their caste and religion। तो जैसा कि हमने पीछे देखा, अभी बताया था मैंने कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वो इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना। दे वेयर रेफरिंग टू द कार्ट्रिजेस ऑफ द एनफील्ड राइफल्स विच हैड जस्ट बीन गिवन टू देम। तो वो एक्चुअली एनफील्ड राइफल की उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में ही उन्हें दिए गए थे। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द सिपॉयज दैट दिस वॉज नॉट द केस बट द रूमर दैट द न्यू कार्ट्रिजेस वेयर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द सिपॉय लाइन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो अंग्रेज ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अफवाह एक्चुअली उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। दिस इज वन रूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड। तो यह एक अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डेपो, reported that in the third week of January 1857, ये low caste खलासी who worked in the magazine in the Damdam had asked a Brahmin सिपाही for a drink of water from his लोटा। तो बेसिकली राइफल इंस्ट्रक्शन डेपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम, बंगाल में है, दमदम स्थित शास्त्रागार में काम करने वाले एक नीची जाति के, एक पिछड़ी जाति के खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था, है ना, उसको अपने लोटे से पानी पिलाने के लिए। द सिपाही हैड रिफ्यूज्ड सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा। तो जो ब्राह्मण सिपाही था उसने यह कहकर अपने लोटे के पानी पिलाने से इनकार कर दिया था कि नीची जाति के छूने से ये लोटा जो है अपवित्र हो जाएगा। सो द खलासी हैड रिपोर्टेडली रिटोर्टेड। तो जो खलासी था, है ना, जो थोड़ा नीची जाति का था, उसने जवाब दिया कि उसने क्या जवाब दिया, दैट यू विल सून लूज योर कास्ट एज एर लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस कवर्ड विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उसने बोला कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। ये एक अफवाह फैला दिया है। Now, we do not know the veracity of the report, but once this rumor started, no amount of assurances from the British officers could stop its circulation and the fear it spread among the sepoys. तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसर के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इनसे सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। This was not the only rumor that was circulating in North India at the beginning of 1857. तो 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। There was the rumor that the British government had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindus and Muslims.
है ना। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। सो देयर वाज अनदर रूमर ऑल्सो। टू दिस एंड द रूमर सेड द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट, है ना। देखते जाइए कि अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाली आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का जो चूर है वो मिला दिया है, बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स। इन द टाउन्स एंड कैंटोनमेंट सिपोइज एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। तो शहरी क्षेत्र और कैंटोनमेंट एरिया में सिपाही और जो आम लोग थे वो आटा को टच करने से मना कर दिए। देयर वॉज फियर एंड सस्पिशन दैट ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। तो उनमें एक डर था, है ना, चारों तरफ ये आशय का भय और शक बना हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। दिस वाज ए सस्पिशन, दिस वाज नॉट द फैक्ट। पैनिक स्प्रेड फास्ट। दीज फियर्स स्टीयर्ड मैन टू एक्शन, है ना, और यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। The response to the call for action was reinforced by the prophecy that British rule would come to an end on the centenary of the Battle of Plassey on 23rd June 1857, है ना। सो ये बेचैनियों ने लोगों को अगले बेसिकली ब्रिटिश अफसरों को लगा कि अपनी बात को जो बेचैनी जो थी वो बहुत तेज़ी से फैली और ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ दिया। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएंगे। एक नया भविष्यवाणी आ गई, एक प्रोफेसी आ गई कि जो ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाएगा। कब? जब बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून को हुई थी 1757 में, उसके 100 साल पूरा होने पर उसके सेंटिनरी पे ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगी। ऐसी एक भविष्यवाणी उड़ गई। सो रूमर्स वेर नॉट ओनली द थिंग सर्कुलेटिंग एट द टाइम, है ना, बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। रिपोर्ट्स केम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट चपातीज वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना। तो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। A person would come at night and give a chapati to the watchman of the village and asked him to make 5 more and distribute to the next village and so on. तो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था। The meaning and the purpose of the distribution of the chapatis was not clear and is not clear even today. और ये जो 5 और चपातियाँ बनाने का जो निर्देश था, ये जो सिलसिला था, ये यूँ चलता जा रहा था। बट इन चपातियों बांटने का मकसद न तो उस समय इसका मतलब हमें पता नहीं चलता, आज तक उस समय वो स्पष्ट नहीं हो पाया और ना आज स्पष्ट है ना। बट देयर इज़ नो डाउट दैट पीपल रेड इट एज एन ओमेन ओपन अपहीवल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। सो व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स, है ना, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। वी कैनॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन हिस्ट्री बाई चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वो वाकई में सच था कि नहीं था। We need to see what they reflect about the minds of the people who believed them, their fears and apprehensions, their faiths and convictions. हमें देखना यह चाहिए कि जो लोग उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। Rumors circulate only when they resonate with the deeper fears and suspicions of people. अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। The rumors in 1857 begin to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s. तो जो 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकेगा।
As you know, from that time, under the leadership Governor General Lord William Bentinck, the British adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। रिफॉर्मिंग इंडिया सोसाइटी, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। With the cooperation of sections of Indian society, they set up English medium schools, colleges and universities which taught Western sciences and liberal arts. भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जिसमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं, लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। The British established laws to abolish customs like sati 1829 and to permit the remarriage of Hindu widows. क्या अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून भी बनाया था, है ना, लॉज टू एबॉलिश सती, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज. So on a variety of pleas like misgovernment and the refusal to recognize adoption, the British annexed not only Awadh but many other kingdoms and principalities like Jhansi and Satara. तो शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियायतों को भी कब्जे में ले लिया था. So once these territories were annexed, the British introduced their own system of administration, their own laws and their own methods of land settlement and land revenue collections. तो जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवाद के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे. So the cumulative impact of all this on the people of North India was profound. तो उत्तर भारत के लोगों पर इन सब की कार्रवाइयों का एक गहरा असर था. It seemed to the people that all that they cherished and held sacred, from kings and socio-religious customs to patterns of landholding and revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien and oppressive. तो लोगों को ये लगता था कि वो अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे राजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी, ऐसा उनको लगने लगा. दिस परसेप्शन वॉज एग्रेवेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. और यह सोच जो है ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से और बल मिलता था ऐसे सोच को. इन सच ए सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी रूमर्स स्प्रेड विथ रिमार्केबल स्विफ्टनेस. और ऐसी अनिश्चित हालात में अफवाहें जो है रातों रात फैलने लगती है. To explore the basis of the revolt of 1857 in some detail, let us look at Awadh, one of the major centers where the drama of 1857 unfolded. तो सन 1857 के विद्रोह का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अब हम अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन करते हैं. अवध 1857 के इस भव्य नाटक का एक बहुत बड़ा केंद्र था. सो आज का टॉपिक मैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ.